नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता आज उपस्थित हूँ अरस्तू के विरेचन सिद्धांत के साथ। इससे पहले हम अरस्तू के काव्य प्रयोजन और ट्रेजेडी और कॉमेडी पर थोड़ी बात कर लें। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के समान कवि को शिक्षक मानकर कविता का संबंध नैतिकता के साथ स्थापित नहीं किया और काव्य का संबंध नाटक, दर्शन एवं राजनीति से भी नहीं जोड़ा, बल्कि काव्य को मानव आत्मा का स्वतंत्र व्यापार मानकर कविता को नैतिकता के बंधन से निकालकर उसमें सौंदर्यवाद की प्रतिष्ठा की। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अरस्तू का यह मानना है कि यदि कवि अपनी कृति के द्वारा समुचित आनंद प्रदान करने में असमर्थ है तो उसकी कृति सफल नहीं मानी जा सकती और वैसा लेखक एक उत्तम शिक्षक हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ कलाकार नहीं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अरस्तू ने ज्ञानार्जन एवं आनंद दोनों को काव्य का प्रयोजन माना और काव्य के इन दोनों उद्देश्यों को पृथक पृथक रूप से स्वीकार करते हुए भी दोनों को तात्विक दृष्टि से एक कहा, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञानार्जन भी आनंद का ही एक साधन है। अरस्तू ने काव्य का वर्गीकरण करते हुए उसके 3 भेद बताए: ट्रेजेडी या दुखांतकी की नाटक, कॉमेडी या सुखांतकी की नाटक और महाकाव्य। साथ ही इन तीनों को पारस्परिक भिन्न बताते हुए ट्रेजेडी और कॉमेडी का विस्तृत विवेचन करते हुए महाकाव्य का विश्लेषण भी किया और उन्होंने महाकाव्य को जीवन की एक काव्य अनुवृत्ति कहा और उसका रूप समानाख्यात्मक बतलाया और उसमें एक प्रकार के छंद का प्रयोग आवश्यक माना। उन्होंने महाकाव्य का विषय क्षेत्र सरल, जटिल, नैतिक और करुण होना चाहिए ऐसा भी बताया। महाकाव्य के 4 मूल तत्व उन्होंने बताए: कथानक, पात्र, विचार एवं भाषा। हम लोग थोड़ा ट्रेजेडी पर बात कर लें। ट्रेजेडी या दुखांतकी को त्रासदी भी कहा गया, पर यूनानी भाषा में त्रगोडिया कहते थे ट्रेजेडी को और उसका अर्थ अजागीत होता था। तो प्राचीन यूनान में दियोनेसोस देवता को प्रसन्न करने के लिए जो खेल तमाशे होते थे उन्हें ही ट्रेजेडी का मूल रूप कहा जाता है। कालांतर में यही देवता नाट्य के रूप में प्रख्यात हुए और उनकी मूर्ति नाट्यगृहों में स्थापित की गई तथा रंगमंच की दृष्टि से ट्रेजेडी सर्वश्रेष्ठ समझे गए। यद्यपि प्लेटो आदि विचारकों ने भी ट्रेजेडी के संबंध में विचार प्रकट किए हैं, पर अरस्तू ने ही सबसे पहले ट्रेजेडी का गंभीर, विशद एवं सर्वांगीण विवेचन किया और अरस्तू का विवेचन केवल मौलिक ही नहीं अपितु आने वाले विद्वानों को चिंतन और तात्विक विश्लेषण करने की प्रेरणा भी देता है। तो अरस्तू ने ट्रेजेडी को परिभाषित करते हुए कहा कि ट्रेजेडी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो गंभीर है, स्वतः पूर्ण है और जिसका एक निश्चित आयाम है। यह अनुकरण एक ऐसी भाषा में होता है जो कलात्मक अलंकारों के हर प्रकार से सुसज्जित रहती है। कलात्मक अलंकारों के ये विविध प्रकार के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। यह अनुकरण करुणा और भय के संचार से मनोवेगों को उत्तेजित कर उनका उचित विरेचन या सम्मार्जन करता है। तो अरस्तू ने यह माना कि कॉमेडी और गीति काव्य से बेहतर ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी का उद्देश्य है करुणा एवं भय के मनोभावों का उद्रेक करके उनका विवेचन करना और करुणा एवं भय के मनोभावों का उद्रेक हो और जिसके बाद पाठक को निर्दोष आनंद की प्राप्ति हो सके, ऐसा अरस्तू का मानना है। साथ ही अरस्तू ने ट्रेजेडी में कार्य तत्वों पर विशेष जोर देते हुए यह भी कहा कि ट्रेजेडी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो समस्त है और स्वतः पूर्ण है और जिसका एक निश्चित आयाम है
अरस्तु का कहना है कि कार्य तत्व दीर्घकालीन होना चाहिए, जिससे कि ट्रेजेडी व्यवस्थित रूप से विकसित होकर दुखांत की सीमा तक स्वाभाविक रूप से पहुंच सके, और यह तत्व संक्षिप्त भी होना चाहिए। तो इस प्रकार अरस्तु ने प्रत्येक कार्य व्यापार के आदि, मध्य एवं अंत 3 भाग बताए और कहा कि ट्रेजेडी का आदि या आरंभ स्पष्टता के साथ समझ में आना चाहिए और अंत संतोषप्रद होना चाहिए, और उसके पहले मध्य भाग जो कुछ पहले प्रतिपादित किया जा चुका है उसका परिणाम होना चाहिए, जिससे हम स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अरस्तु का मानना है कि किसी सुगठित कथा का आदि या अंत अकस्मात ही प्रस्तुत न किया जाए, बल्कि वह व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इस तरह से दुखांतकी को अरस्तु मन के मनोभावों का विरेचन करने वाला बता रहे हैं। इसी तरह हम उनके कॉमेडी या सुखांतकी की या फिर भाषण कला का निरूपण जिसे वो कहते हैं उस पर थोड़ा देखते हैं। कॉमेट को यूनानी भाषा में कोमोस अर्थात राग रंग में समय यापन करना कहा गया है, और ट्रेजेडी की भांति कॉमेडी का उत्सव भी प्राचीन यूनान में फलदायी देवता, मनुष्य, पशु एवं वनस्पति के सम्मान में मनाया जाता था। यद्यपि अरस्तु ने कॉमेडी का विवेचन ट्रेजेडी के सम्मान विस्तार पूर्वक नहीं किया, अत्यंत संक्षेप में किया है, पर उनके विचार सारगर्भित हैं। अरस्तु का कहना है कि कॉमेडी का उद्देश्य जीवन का सामान्य स्तरीय चित्रण करना है और उसमें समाज के हेय व्यक्तियों के जीवन का अनुकरण प्रस्तुत किया जाए, और उसका मूल भाव हास्य होना चाहिए, पर उसका आधार कोई क्लेशजनक उपकरण नहीं होना चाहिए। और अरस्तु ने भाषण कला के संबंध में भी मौलिक विचार प्रकट किए, और उन्होंने कहा कि भाषण कला का विशिष्ट महत्व उसकी पर्यवेक्षण शक्ति होती है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि भाषण कला तर्क कला की अनुपूरक है, और उसके विविध अंग, विषय वस्तु, शैली, भाषा, अलंकार, प्रयोग आदि गुण का भी उन्होंने विवेचन किया, विशद विवेचन किया। अरस्तु तर्क कला और भाषण कला की तुलना करते हुए भाषण कला को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसका संबंध जनसाधारण से होता है और सभी व्यक्ति उसका थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं। तो दुखांतकी और सुखांतकी की अरस्तु ने अपनी तरह से व्याख्या की। अब हम थोड़ा विरेचन सिद्धांत को देखते हैं। वस्तुतः अरस्तु ने अपने किसी भी ग्रंथ में न तो विरेचन सिद्धांत की कोई परिभाषा दी और न उसकी कहीं व्याख्या ही की, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो अरस्तु ने केवल 2 सिद्धांतों पर विरेचन शब्द का, कैथारिसिस शब्द का प्रयोग किया। पहले तो पोएटिक्स में और एक पॉलिटिक्स में। तो विरेचन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने ट्रेजेडी का कार्य यानी ट्रेजेडी का फंक्शन बताने के लिए किया था, और दूसरी जगह उन्होंने जहां विरेचन शब्द का प्रयोग किया पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में, तो विरेचन शब्द का प्रयोग कुछ इस अर्थ में बता रहे हैं वो कि ये जो विरेचन है अरस्तु द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द कैथारिसिस है, और हिंदी में इसका अनुवाद रेचन, विरेचन एवं परिष्करण शब्दों द्वारा किया गया, पर विरेचन शब्द ज्यादा प्रचलित है। और जिस प्रकार विवेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद से संबंधित है, उसी प्रकार कैथारिसिस शब्द यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। सामान्यतः चिकित्सा शास्त्र में विरेचन से अभिप्राय है रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक एवं अस्वस्थकर पदार्थ को निकालना, और अरस्तु ने यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण कर काव्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया। उनका कहना है कि ट्रेजेडी करुणा और त्रास के कृत्रिम उद्रेक द्वारा मानव के वास्तविक जीवन की करुणा और त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है, और ट्रेजेडी के पठन एवं प्रेक्षण से संयुक्त रूप में करुणा एवं भय का जो संचार होता है, उसके व्यवहारिक जीवन में करुण एवं भय के प्रचंड आवेगों को झेलने की शक्ति
आ जाती है। सामान्यतः अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने अपनी दृष्टि से विरेचन शब्द को परखा और विरेचन के 3 अर्थ माने: धर्मपरक, नीतिपरक एवं कलापरक। इस प्रकार प्रोफेसर मेरे और लेवी आदि कुछ विद्वानों का कहना है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द का लाक्षणिक प्रयोग धार्मिक आधार पर किया और उसका अर्थ था बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शांति। साथ ही 16वीं शताब्दी के कुछ इटालियन और जर्मन विचारकों ने विरेचन की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए कहा कि ट्रेजेडी के निरंतर पठन से मानव मन कठोर हो जाता है और वास्तविक जीवन में वह करुणा और भय से उद्वेलित नहीं होता है। जिस प्रकार शमशान में रहने वाला लाश को देखकर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार ट्रेजेडी का दर्शक भी दृढ़ और तटस्थ हो जाता है। लेकिन इस व्याख्या से कई विचारक सहमत नहीं हुए और उनका कहना है कि दर्शक अपने मन को कठोर बनाने के लिए ट्रेजेडी देखने नहीं जाते। इसलिए कुछ जर्मन विद्वानों ने विरेचन सिद्धांत का नीतिपरक अर्थ करते हुए कहा कि विरेचन का अभिप्राय है मनोविकारों के उत्तेजन के पश्चात उद्वेग का शमन और तज्जन्य मानसिक विषदता। तो इस प्रकार विद्वानों का कहना है कि जब मूलतः दुखद प्रतीत होने वाले करुणा एवं त्रास नामक मनोवेग ट्रेजेडी में अतिरंजित रूप के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तब दर्शक के मन में पहले तो त्रास और करुणा के भाव अपार वेग से उद्वेलित होते हैं और फिर शीघ्र ही उपशमित भी हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि दर्शक ट्रेजेडी देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है और उसके मन में करुण एवं त्रास आदि मनोवेगों का भय नहीं रहता। सामान्यतः विरेचन सिद्धांत के कलापरक अर्थ का संकेत गेटे और अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवि आलोचकों में विशेष रूप से देखने को मिलता है और उनका सर्वाधिक आग्रह के साथ प्रतिपादन प्रोफेसर बूचर ने किया और उनका कहना है कि मनोविज्ञान अथवा निदान शास्त्र के तथ्य विशेष का वाचक न होकर एक कला सिद्धांत का अभिव्यंजन है। ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, किंतु एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना है और इन कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत और स्पष्ट करना है। तो प्रोफेसर बूचर के अनुसार विरेचन का कलापरक अर्थ है पहले मानसिक संतुलन और बाद में कलात्मक परिष्कार। तो यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत सर्वथा नवीन ढंग से ट्रेजेडी के आस्वाद की समस्या का समाधान करता है और अरस्तु को विरेचन से केवल इतना ही अभिप्रेत था कि ट्रेजेडी देखते समय मन की कटुता नष्ट हो जाती है और दर्शक मन शांति का उपयोग करता है। वास्तव में अपने गुरु प्लेटो के विचारों का खंडन करने के लिए ही अरस्तु ने विरेचन पर बल दिया और कहा कि ट्रेजेडी आदि दृश्य काव्य भावों को विकृत नहीं करते और मानव को वातोन्मत्त भी नहीं बनाते, बल्कि उनका विरेचन करते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी द्वारा मानव के दबे हुए भाव समय समय पर अभिव्यक्ति पाकर स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अरस्तु का मानना है कि ट्रेजेडी से मनोवेगों को शांति मिलती है और मनुष्य में जो पाप आदि विचार हैं उनका ह्रास हो जाता है और मन में एक शांति मिलती है, करुणा के भाव का जन्म होता है। धन्यवाद।